Hello everyone. In this video, we are going to study about the frequently asked questions which are asked in NISM 10A. So once you solve all these questions, you will get an idea कि किस पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं और उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो किस पैटर्न में दिए जाते हैं, ऑप्शंस को कैसे एलिमिनेट करना है और कैसे हमें राइट आंसर तक पहुंचना है. So people watch this video till the end as there are two big surprises at the end of this video, and if you have not subscribed this channel till now, don't forget to hit the subscribe button. So let's start with the questions. First question says, Mr. Rohit is interested in replicating the market benchmark. Market benchmark मतलब हम लोग निफ्टी ले सकते हैं या हम लोग सेंसेक्स ले सकते हैं. तो निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं या निफ्टी इंडेक्स का जो मूवमेंट है बिल्कुल वैसा मूवमेंट उन्हें अपने म्यूचुअल फंड का चाहिए या अपने पोर्टफोलियो का चाहिए. तो बिल्कुल सेम रिटर्न उन्हें मार्केट में बनाना है. अब जब आपको बिल्कुल सेम रिटर्न बनाना है तो फिर उसके लिए आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए. सो वी हैव फोर ऑप्शंस विद अस. वन इज ब्लू चिप स्टॉक्स एंड होल्ड देम फॉर लॉन्ग टर्म. तो आप ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो. लेकिन अब जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो हो सकता है बिल्कुल बेंचमार्क जैसे हो या हो सकता है कुछ ना कुछ उसमें अलग स्टॉक्स भी हो. सो ब्लू चिप स्टॉक्स आर वेरी मच सिमिलर टू द बेंचमार्क, बट वो एग्जैक्ट रेप्लिकेशन हम लोग नहीं बोल सकते हैं. कुछ ऐसे भी स्टॉक्स उसमें हो सकते हैं जो आपके इंडेक्स में नहीं है. Second option is index funds. Index funds are those funds which invest in a portfolio which is the complete replication of the index. तो अगर निफ्टी में 50 स्टॉक्स है, उन 50 स्टॉक्स में ही ये इंडेक्स फंड इन्वेस्ट करेगा और बिल्कुल उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करेगा जिस प्रपोर्शन में वो निफ्टी के अंदर प्रेजेंट है. Third option says various stocks and keep on churning the portfolio to align the return with the मार्केट इंडेक्स. तो अलग अलग स्टॉक में आप लोग इन्वेस्ट करते चलो, पोर्टफोलियो को क्विकली चेंज करते चलो सो दैट वो मार्केट इंडेक्स के जैसा रिटर्न आपको निकाल के दे. एंड फोर्थ ऑप्शन सेज यू शुड गो विद सम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम्स. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी इंडेक्स फंड्स, बिकॉज आपको अगर मार्केट बेंचमार्क को रेप्लिकेट करना है तो उसके लिए आपको किसी ऐसे फंड में इन्वेस्ट करना होगा जो बिल्कुल वही स्टॉक्स रखता है जो बेंचमार्क इंडेक्स में हो. तो इंडेक्स फंड्स वही फंड्स होते हैं जो उतना ही प्रपोर्शन इन्वेस्ट करते हैं उन स्टॉक्स में जिस प्रपोर्शन में वो इंडेक्स में है और उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो कि इंडेक्स में अवेलेबल है. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी इंडेक्स फंड्स. नाउ द सेकंड क्वेश्चन सेज which of the following products is the pure insurance product. तो ये ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जो आपको सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट यूलिप, यूलिप इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट. तो ये भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट है लेकिन ये यूनिट लिंक्ड है. यूनिट लिंक मतलब दिस इज लिंक्ड टू स्टॉक मार्केट रिटर्न्स. अगर स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स अच्छे आते हैं तो ये आपको ज्यादा रिटर्न देगा. अगर स्टॉक मार्केट के रिटर्न खराब आते हैं तो ये आपको खराब रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा. सो इज दिस अ प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट? बिल्कुल भी नहीं. क्या ये सिर्फ इंश्योरेंस दे रहा है? बिल्कुल नहीं. सेकेंड इज मनी बैक पॉलिसी. मनी बैक पॉलिसी भी आपको सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं करता है. यहाँ पे बहुत सारी और चीजें भी होती हैं. लाइक ये आपको एक अश्योर्ड अमाउंट भी प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी पर्सन इंश्योरेंस के मेच्योरिटी तक सर्वाइव करता है तो उनको कुछ एक सर्वाइवल बेनिफिट भी मिलेगा. सो इट इज नॉट प्योर इंश्योरेंस. यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट भी है या बोल सकते हो एक छोटा सा सेविंग फीचर भी ऐड हो जाता है. सो इज इट अ प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट? बिल्कुल भी नहीं. Third is we have whole life policy. Again, whole life policy has some saving feature. So in this type of policy, it is majorly taken by the people who want to make some estate for their loved ones. So whole life insurance में सिर्फ इंश्योरेंस आपको नहीं मिलता है. यहाँ पे आप एक सेविंग फीचर अपने आने वाली जनरेशन के लिए छोड़ के जाते हैं. So again, this is not a pure insurance product. लास्ट इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. सो वैसे तो यही बचा है तो यही आपका आंसर होना चाहिए. बट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी इज दैट पॉलिसी जो आपको प्योर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है. यहाँ पे कोई भी सर्वाइवल बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पे कोई भी सेविंग फीचर आपको नहीं मिलेगा. यहाँ पे कुछ भी यूनिट लिंक्ड फीचर आपको नहीं मिलेगा. सो इट इज नॉट लिंक टू मार्केट, इट इज नॉट लिंक टू फिक्स्ड यूनिट्स, इट डज नॉट हैव एनी सर्वाइवल बेनिफिट एज वेल. सो ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है. इसके अलावा आपको कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेगा. तो द करेक्ट आंसर इज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी. कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीपेस्ट पॉलिसी या विच हैज द लोएस्ट प्रीमियम्स. तो यूलिप क्योंकि इसमें भी सेविंग फीचर है, स्टॉक मार्केट से लिंक्ड होता है, मनी बैक पॉलिसी में भी सेविंग फीचर है, होल लाइफ इंश्योरेंस में भी कहीं ना कहीं सेविंग फीचर आता है, तो इन सबके प्रीमियम्स थोड़े से हाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी.
नाउ बिकॉज टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ भी सेविंग फीचर नहीं है या कुछ भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं है, तो इस रीजन से इसका प्रीमियम बहुत लो प्राइस पे आपको मिल जाएगा। सो लोएस्ट प्राइस के लिए भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, इवन इन दैट कंडीशन द आंसर वुड रिमेन द टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। थर्ड क्वेश्चन इज, on enrolling in the National Pension Scheme (NPS), a unique identification number known as dash is allotted to the subscriber। तो जब भी हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसा कौन सा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर हमें अलॉट होता है। सो जस्ट लाइक एवरी टैक्स पेयर का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसे हम पैन नंबर बोलते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर। तो आप कभी भी कुछ भी अर्न करते हो या आप कहीं भी अपना अकाउंट ओपन कराते हैं बैंक में, या आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, सो एवरीवेयर यू रिक्वायर दिस पैन नंबर। व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज दिस इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। इससे आइडेंटिफाई होता है कि कौन पर्सन अपना अकाउंट ओपन करवा रहा है। सिमिलरली अगर आप कभी भी एनपीएस अकाउंट ओपन कराते हैं तो एनपीएस अकाउंट के लिए यू विल रिक्वायर अ परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। सो पीआरएएन नंबर होता है जो कि रिक्वायरमेंट होता है, दिस इज परमानेंट अकाउंट नंबर पैन नंबर, और पीआरएएन होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। सो द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी विल प्रोवाइड यू with a permanent retirement account number whenever you want the NPS account to get opened. Fourth question is, if the percentage change in BSE Sensex or Nifty is 10% before 1 p.m., then the trading is halted in all equity and equity derivative market for a period. So जब भी 10% का मूवमेंट होता है 1 pm के पहले, तो ट्रेडिंग कितनी देर के लिए हॉल्ट होती है ये हमें बताना है। सो देयर इज अ कंप्लीट टेबल विच इज गिवन इन योर बुक, जहाँ पे 10% पे 1 pm के पहले कितनी देर के लिए हॉल्ट होता है, उसके बाद कितनी देर के लिए हॉल्ट होता है, अगर 15% का मूवमेंट हो जाता है तब कितनी कितनी देर के लिए हॉल्ट होता है, और 20% के मूवमेंट पे कितनी देर के लिए हॉल्ट होता है। ये पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन गिवन है आपकी बुक में। So let us first look at the definition of the circuit breaker. So if there is an abnormal price movement in an index defined in percentage terms, the exchange can suspend trading। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा abnormal movement हो जाता है due to some news, कोई बहुत बड़ा news आ गया है, मार्केट कई बार बहुत बड़े परसेंटेज से नीचे गिर जाता है, या कभी कभी बहुत ज़्यादा परसेंटेज से अपसाइड मूवमेंट ले लेता है, इन सबको abnormal movements हम लोग बोलते हैं। जब भी इन एब्नॉर्मल मूवमेंट के कारण एक्सचेंज कुछ देर के लिए ट्रेडिंग को रोक देता है, उसे हम लोग बोलते हैं सस्पेंशन ऑफ ट्रेडिंग। नाउ दिस इज नोन एज हिटिंग द सर्किट ब्रेकर। जब भी आपका ट्रेडिंग सस्पेंड होता है, जब भी मार्केट थोड़ी देर के लिए बंद होता है या रुकता है, उसे हम लोग बोलते हैं हिटिंग द सर्किट ब्रेकर। यूजुअली इंडेक्स में 3 टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं या 3 लेवल पे सर्किट ब्रेकर होते हैं। फर्स्ट इज 10%, सेकेंड इज 15%, थर्ड इज 20%। So if a trigger time is before 10 p.m. and the market has moved by 10%, the market is halted for 45 minutes। तो 1 pm के पहले अगर सर्किट हिट होता है 10% का, तो यहाँ पे मार्केट को 45 मिनट्स के लिए हॉल्ट किया जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम IGMS is an online consumer complaint registration system created by। तो ये जो IGMS सिस्टम है ये किसने क्रिएट किया है या किसके ग्रीवेंस को रिजॉल्व करने के लिए ये मैनेजमेंट सिस्टम वर्क करता है। सो फॉर सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वी हैव स्कोर्स। तो ये सारे आपको नाम पता होने चाहिए, जितने भी ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं हमारी कंट्री में, जितने भी रेगुलेटर्स के अंडर ये ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स वर्क करते हैं, ये सबके नाम आपको पता होने चाहिए। सो फॉर सेबी वी हैव स्कोर्स। तो अगर कभी भी ये पूछा गया है कि सेबी का ग्रीवेंस मैकेनिज्म सिस्टम कैसे वर्क करता है या किस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर ये वर्क करता है, सो वी हैव स्कोर्स अंडर इट। स्कोर्स का भी एक फुल फॉर्म है विच इज सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम। सो सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम, ये है ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सेबी। सेकेंड वी हैव इज पीएफआरडीए। पीएफआरडीए के लिए भी एक ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम है विच इज CGMS। CGMS stands for Central Grievance Management System. So CGMS is for PFRDA. Next we have is Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI। तो IRDAI का जो ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो होता है IGMS। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया है IGMS, ये मैनेजमेंट सिस्टम होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी के लिए।
तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी से रिलेटेड जितने भी ग्रीवेंस हैं वो सब सॉल्व होंगे अंडर इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज IGMS. So the correct answer would be the Insurance Regulatory and Development Authority of India, IRDAI. Lastly, we have Reserve Bank of India. So for Reserve Bank of India, we have Banking Ombudsman. So यहाँ पे स्क्रीन पे आपको सारे रेगुलेटर और उनके कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम मिल जाएंगे. So for SEBI we have scores, for IRDAI we have Integrated Grievance Management System IGMS जो इस क्वेश्चन में पूछा था. For PFRDA we have Central Grievance Management System CGMS, and for RBI we have the Banking Ombudsman. Next question is, whom does a company appoint to manage the regulatory and operational aspects of the public offers of shares? तो जब भी कोई पब्लिक ऑफर आता है, लाइक IPO जब भी आता है, सो IPO से रिलेटेड सारे रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स कौन मैनेज करता है? इज इट रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट जिनको हम RNT एजेंट्स बोलते हैं? इज इट बैंकर्स टू एन इशू? इज इट द लीड मैनेजर्स? और इज इट द अंडरराइटर्स टू एन इशू? So the correct answer for this question is lead managers. So जब भी किसी भी कंपनी को प्राइमरी मार्केट में एंटर करना है, IPO अगर लॉन्च करना है आपको, तो आपको सबसे पहले जाना होता है एक मर्चेंट बैंक के पास. ये मर्चेंट बैंक मिलके एक आपको टीम बना के देगा जिस टीम को लीड करेंगे लीड मैनेजर्स. तो ये जो लीड मैनेजर होंगे वो पूरी टीम को लीड करेंगे और इस टीम को लीड करने के साथ वो रिप्रेजेंट करेंगे आपकी कंपनी को इन फ्रंट ऑफ सेबी. सो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स है वो देखेंगे, वो मेक श्योर करेंगे कि वो सारे फुलफिल हो और सेबी के सामने वो प्रेजेंट करेंगे आपकी कंपनी का पूरा वर्किंग एंड एवरीथिंग, और आपका जो DRHP है वो फॉर्म करने में वो हेल्प करेंगे. DRHP इज ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस. तो ये प्रोस्पेक्टस फॉर्म करने में वो हेल्प करेंगे. फाइनली जैसे ही सेबी से सारी चीजें अप्रूव हो जाती है, देन यू कैन डायरेक्टली गो इनटू द प्राइमरी मार्केट. सो वो पूरे वर्क में आपको जो बैंक हेल्प करेगा वो बैंक होता है मर्चेंट बैंक. और उस मर्चेंट बैंक में जो टीम आपको अलॉट करती है, वो टीम जो लीड करता है उस पर्सन को हम बोलते हैं लीड मैनेजर, या उस टीम के जितने भी मैनेजर्स हैं उन सबको हम बोलेंगे लीड मैनेजर्स. सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी लीड मैनेजर्स. Next question is, loss from a business or profession can be carried forward for a period of. So कितने साल के लिए आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? यूजुअली होता क्या है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना पड़ता है. अगर आपको लॉस हुआ है तो आप इनकम टैक्स तो फिल नहीं करोगे. लेकिन अगर आपको एक साल लॉस हुआ है और उसका अगले साल प्रॉफिट हो जाता है, तो अगले साल के प्रॉफिट में से प्रीवियस ईयर का लॉस आप सेट ऑफ कर सकते हो. बिकॉज जब लॉस आपको हुआ है तब तो डेफिनेटली आपकी कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया. तो जब आपकी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया तो हम बहुत ज्यादा टैक्स क्यों दें? पिछले साल लॉस था, पिछले साल के पहले लॉसेस तो हम रिकवर करें, उसके बाद ही हम बोलेंगे कि हाँ हमारी कंपनी अच्छे प्रॉफिट में है. तो पिछले साल का हम पहले लॉस को रिकवर करेंगे, हम लॉस को सेट ऑफ करेंगे, और फिर जो उसके ऊपर का प्रॉफिट है उसके ऊपर हम लोग टैक्स पे करेंगे. सो ये जो लॉस होता है ये हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट कितने साल के लिए? अगर मुझे इस साल लॉस हुआ है तो इसको मैं कितने ईयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? सो आई कैन कैरी फॉरवर्ड इट फॉर नेक्स्ट 8 years. सो द आंसर इज 8 years. So let's have a look at the complete scenario. So the losses from business or profession can be set off against the income from the same head or other heads of income. Losses can be carried forward for a period of 8 years. तो अगले 8 years तक आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. If it is income from business or profession. अगर वो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर द पीरियड ऑफ 8 years अगेन. और अगर वो लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तब आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. 4 साल के लिए आप उसे कैरी फॉरवर्ड सिर्फ कर सकते हो अगर वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस से लॉस आपको हुआ है तो. नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड क्वालिफाई एज अ फाइनेंशियल गोल? बहुत इजी क्वेश्चन है ये. सिंपल सी चीज बस आपको ध्यान रखनी है, फाइनेंशियल गोल वो गोल होता है जहां पे आपके पास टाइम ड्यूरेशन भी हो कि कितने टाइम के बाद आपको अमाउंट चाहिए, और आपके पास एग्जैक्ट फिगर भी हो, लाइक कितना अमाउंट आपको चाहिए. तो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 10 साल के बाद कुछ पैसे चाहिए, दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल गोल क्योंकि मनी डिफाइंड ही नहीं है. अगर मैंने आपको बोला मुझे कुछ टाइम के बाद 10 लाख रुपीस चाहिए, अगेन दिस इज नॉट अ फाइनेंशियल गोल क्योंकि यहाँ पे टाइम डिसाइडेड नहीं है. अगर मैंने आपको बोला मुझे 3 साल के बाद 5 लाख रुपए चाहिए, दिस इज द फाइनेंशियल गोल. तो जहां पे आपका टाइम भी डिफाइंड है कितने ईयर्स के बाद चाहिए, और जहां पे आपका मनी भी डिफाइंड है कितना मनी चाहिए, वो हो जाएगा आपका फाइनेंशियल गोल. तो लेट्स सी इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठता है. ₹3 लाख रिक्वायर्ड फॉर सिस्टर्स वेडिंग. यहाँ पे कब रिक्वायर्ड है वो मेंशन नहीं है, तो ये आपका फाइनेंशियल गोल
नहीं होगा। ₹5 लाख needed after 2 years to pay the child's tuition fees। बिल्कुल, तो यहाँ पे 5 लाख रुपीज भी मेंशन है और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन भी मेंशन है 2 years। डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी द फाइनेंशियल गोल। आगे के भी ऑप्शन देख लेते हैं। अ साइजेबल सम नीडेड टू बाय अ न्यू कार इन 2 years। यहाँ पे 2 years तो गिवन है, लेकिन कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है वो गिवन नहीं है। नेक्स्ट इज ₹15 lakhs नीडेड फॉर परचेसिंग अ फ्लैट। 15 लाख रुपए चाहिए फ्लैट खरीदने के लिए, कब चाहिए ये नहीं बताया है। सो अगेन टाइम इज नॉट देयर। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज ₹5 लाख नीडेड आफ्टर 2 years to pay the child's tuition fees। Which ratio is used to calculate the rate of return in form of dividend income from a company's equity shares? सो कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है कि डिविडेंड इनकम से आपको कितना रेट ऑफ रिटर्न निकला है, तो कौन सा रेशियो आप यूज करोगे। तो उसका बोलने का मतलब ये है कि अगर आपको एज अ डिविडेंड ₹8 मिला है और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था इन कंपनीज इक्विटी शेयर्स, आपने शेयर्स में कितना इन्वेस्ट किया, आपने ₹200 का शेयर परचेस किया था। तो अगर ₹200 का शेयर परचेस किया और आपको ₹8 का डिविडेंड मिला है, तो आपकी डिविडेंड इनकम कितनी हुई, आपकी डिविडेंड इनकम यहाँ पे हुई 4%। बिकॉज ये हो जाएगा 4/100, तो 4% आपकी डिविडेंड इनकम यहाँ पे जनरेट हुई है। तो ये 4% डिविडेंड इनकम, इनमें से कौन सा फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे क्या किया, डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस। नाउ डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इज नथिंग एल्स बट द डिविडेंड यील्ड रेशियो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, डिविडेंड यील्ड रेशियो। So the dividend yield is the amount a company pays to its investors as dividends in comparison with the current market price of the stock। तो कंपनी अपने करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग कितना डिविडेंड आपको पे कर रही है, ये हम जब रेशियो निकालते हैं, इस रेशियो को हम बोलते हैं डिविडेंड यील्ड रेशियो। द फॉर्मूला फॉर दिस रेशियो इज डिविडेंड यील्ड रेशियो इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, is it true that the tax adjusted returns are higher than the nominal return because tax payments increase the nominal value of the returns? So is it true that the tax adjusted returns are higher than the nominal return? तो क्या हमारे tax adjusted return हमारे nominal return से higher होते हैं? ये statement true है कि false है, ये आपको बताना है। तो मैं एक कैलकुलेशन आपको समझा देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। लेट्स सपोज आपने 1 लाख रुपीज की बैंक में एफडी कराई और इस 1 लाख रुपीज की एफडी पे बैंक ने आपको बोला था कि वो आपको 8% का रिटर्न देंगे। जब आपने 1 लाख रुपीज पे 8% कैलकुलेट किया, सो इट केम आउट टू बी 8,000, तो आपको 8,000 रुपीज का रिटर्न मिला है। सो ये 8,000 रुपीज का रिटर्न क्या हो गया, ये आपका नॉमिनल रिटर्न हो गया। दिस इज द नॉमिनल रिटर्न। अब क्या ये 8,000 पूरा आपकी जेब में जाएगा, नहीं, इस पे आपको कुछ टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो कितना टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, अब ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से टैक्स स्लैब में आते हैं। लेट्स से आप 30% के टैक्स स्लैब में आते हैं या आप 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, आप 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं। तो अगर आप 10% के टैक्स स्लैब में आते हैं तो इस 8,000 पे आपको 10% का टैक्स पे करना पड़ेगा। सो आपने इस पे टैक्स पे कर दिया। टैक्स पे कितना किया, 10% ऑफ 8,000 विच इज 800 रुपीज। तो आपका फाइनल रिटर्न कितना हुआ, 8,000 रुपए तो बैंक ने आपको दिए, लेकिन उसमें से 800 रुपीज आपने गवर्नमेंट को दे दिए टैक्स के फॉर्म में। तो आपके हाथ में कितना बचा, आपके हाथ में बचा 7,200। अब ये 7,200 क्या हो गया, दिस इज द टैक्स एडजस्टेड रिटर्न। टैक्स एडजस्ट करने के बाद आपके हाथ में कितना पैसा बचता है, दिस इज द टैक्स एडजस्टेड रिटर्न। अब क्वेश्चन में ये पूछा है क्या ये टैक्स एडजस्टेड रिटर्न आपके नॉमिनल रिटर्न से हायर होता है। सो क्या आपका ये टैक्स एडजस्टेड रिटर्न आपके नॉमिनल रिटर्न से हायर है, द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। आपका टैक्स एडजस्टेड रिटर्न हमेशा नॉमिनल रिटर्न से कम होगा, बिकॉज नॉमिनल रिटर्न के ऊपर ही तो आप टैक्स पे करोगे, और जब आप नॉमिनल रिटर्न पे टैक्स पे कर दोगे तो आपका टैक्स एडजस्टेड रिटर्न विल ऑलवेज बी लोअर देन दी नॉमिनल रिटर्न। आपको जो भी नॉमिनल रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर आप टैक्स पे करोगे, और जो आपका लेफ्ट ओवर मनी रहेगा दैट विल बी टैक्स एडजस्टेड रिटर्न। सो द आंसर वुड बी नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज which of the following is true with respect to the growth option of a mutual fund scheme? सो उसको समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स हमारे पास होते हैं। सो दो टाइप के म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है, वन इज ग्रोथ ऑप्शन, एक वो स्कीम होती है जो आपको ग्रोथ ऑप्शन देती है,
और दूसरी वो स्कीम होती है जो आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती है। सो ग्रोथ ऑप्शन आपको ग्रोथ प्रोवाइड करेगा और डिविडेंड ऑप्शन आपको डिविडेंड प्रोवाइड करेगा। कौन सा स्कीम अच्छा है, कौन सा स्कीम बुरा है? सो ग्रोथ ऑप्शन उनके लिए अच्छा है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उनको अभी फिलहाल किसी रेगुलर इनकम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ग्रोथ ऑप्शन में जो मनी होता है वो कंपाउंड होता है बहुत तेजी से, बिकॉज आप उसमें से कुछ भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। देयर इज नो डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड इन दी ग्रोथ ऑप्शन। वहीं पे डिविडेंड ऑप्शन में आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ डिविडेंड कंपनी देती रहती है, सो दैट आपका एक रेगुलर इनकम भी चलता रहे प्लस थोड़ा बहुत ग्रोथ भी चलता रहे। सो ग्रोथ ऑप्शन में कोई भी डिविडेंड नहीं रहेगा, डिविडेंड ऑप्शन में आपको डिविडेंड मिलेगा। ग्रोथ ऑप्शन की ग्रोथ कैसे होती है? सो जो एडिशनल मनी ग्रो होता है वो मनी ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है उसी म्यूचुअल फंड में, सो दैट उसका ग्रोथ कंपाउंडेड वे में होता जाए। सो वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, बहुत तेजी से ग्रो होगा, इसलिए उसका नाम है ग्रोथ फंड। तो यहाँ पे आपको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं। So let's look at the options. First option says the additional units are bought of the same scheme using the dividend amount. तो जो भी डिविडेंड अमाउंट रहेगा उससे एडिशनल यूनिट आप खरीद लेंगे उसी स्कीम के। बट द ट्विस्ट इज डिविडेंड अमाउंट ही डिक्लेयर नहीं होता है ग्रोथ में, तो बिकॉज ग्रोथ में देर इज नो डिविडेंड विच इज डिक्लेयर्ड, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है द नेट असेट वैल्यू इज रिड्यूस्ड टू द एक्सटेंट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो एनएवी रिड्यूस हो जाता है जितना भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन किसके लिए? ये सही है डिविडेंड वाले ऑप्शन के लिए। डिविडेंड वाले ऑप्शन में जब भी डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो आपका एनएवी रिड्यूस हो जाएगा, बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। सो अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया था उससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी ग्रोथ ऑप्शन होता है आपके म्यूचुअल फंड स्कीम का, उसमें डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। लेट अस स्टिल गो थ्रू दी फोर्थ ऑप्शन एज वेल। सो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। सो ऐसा भी नहीं होता है, डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं होता है यहाँ पे। और जो भी मनी आपका ग्रो हो रहा है वो मनी ऑटोमेटिकली न्यू फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है, उसमें न्यू शेयर्स खरीद लिए जाते हैं एंड अल्टीमेटली यू विल नॉट गेट एनी डिविडेंड। सो डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर ही नहीं होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं? फर्स्ट इज टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द क्लाइंट। तो बिल्कुल क्लाइंट के सारे रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं, इवन 5 years तक के रिकॉर्ड्स हमें मेंटेन करने होते हैं। सेकेंड इज एड्रेसिंग द क्लाइंट ग्रीवेंस। तो अगर कोई क्लाइंट कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसे भी हमें एड्रेस करना होगा, तो डेफिनेटली ये भी हमें करना ही होगा एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। थर्ड इज रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द क्लाइंट। तो हमें क्लाइंट्स का रिस्क प्रोफाइलिंग भी करना होता है। So risk profiling helps us to understand the risk appetite of the client. So we have to do the complete risk profiling of all the clients as an investment advisor to understand how much risk every client, every individual can bear. So all these three are the roles and responsibilities of an investment advisor. So the answer should be A, B and C. The next question is the investment advice and the asset allocation for an investor done by an investment advisor is based on। तो जब भी हम लोग एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं या एसेट एलोकेशन देते हैं तो वो एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट एडवाइस किस बिहाफ पे होना चाहिए? एसेट एलोकेशन को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। एसेट एलोकेशन मीन्स जब भी आपके पास 1 लाख रुपीज है तो उस 1 लाख रुपीज को कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कौन कौन से एसेट में एलोकेट करना है। अब असेट कौन कौन से होते हैं, असेट क्लासेस कौन कौन से होते हैं? सो असेट क्लासेस कैन बी इक्विटी, हो सकता है वो आपके मनी को शेयर्स में इन्वेस्ट कर दें। असेट क्लास कैन बी डेट, हो सकता है वो आपको बोले कि आपको एफडी करवाना चाहिए। असेट क्लासेस कैन बी कमोडिटी, इट कैन बी रियल एस्टेट, हो सकता है वो आपको बोले कि आपको थोड़ा सा रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सो दीज आर द डिफरेंट असेट क्लासेस। इवन गोल्ड में भी हम लोग जब इन्वेस्ट करते हैं वो भी एक टाइप का असेट क्लास है। तो इवन गोल्ड और कमोडिटी इज अनदर टाइप ऑफ असेट क्लास। सो वी कैन एलोकेट आवर मनी इन डिफरेंट असेट क्लासेस। सो आपको वो असेट क्लासेस में बाइफिकेट करके किस बिहाफ पे देगा, क्या सोच के वो आपके इन डिफरेंट अलग अलग एसेट क्लासेस में मनी को डिवाइड करेगा। सो शुड इट बी बेस्ड अपॉन द रिस्क प्रोफाइलिंग और शुड इट बी बेस्ड अपॉन द रिस्क मिटिगेशन, रिस्क एवर्जन और रिस्क मैनेजमेंट? So as discussed in the last question, we have to do the risk profiling of all the clients wherein we'll understand how much risk a client can bear.
तो अगर क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइलिंग करने के बाद हमें ये समझ में आता है कि वो क्लाइंट बहुत कम रिस्क ले सकता है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है और बिल्कुल सेफर साइड पे वो रहना चाहता है, तो हम उसका जो मनी है वो एफडीज में डालेंगे विच इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट, या बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे विच इज अगेन अ डेट इंस्ट्रूमेंट। अगर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन ये है कि मनी बहुत तेजी से ग्रो होना चाहिए, तो हम लोग कुछ ग्रोथ एसेट क्लास में उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे जो कि तेजी से ग्रो हो, जहां पे रिस्क थोड़ा सा ज्यादा रहे, रिटर्न भी काफी अच्छा रहे। सो वील इन्वेस्ट द मनी इन इक्विटी। अगर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन है कि वहां पे फिक्स रिटर्न भी आना चाहिए और ग्रोथ भी होनी चाहिए, तो हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे कि क्लाइंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो भी करेगा, ईयर ऑन ईयर उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ेगी, प्लस उसको फिक्स रेंटल इनकम भी मिलती रहेगी, तो हम लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करेंगे। सो लुकिंग एट द रिस्क एपेटाइट, लुकिंग एट द रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ द क्लाइंट will suggest him which asset class is good for him. So the correct answer would be risk profiling. Next question is, when should the investment advisor do the risk profiling of his clients? तो लगभग ये तीनों ही क्वेश्चन हमारे रिस्क प्रोफाइलिंग से रिलेटेड हो गए हैं, तभी ये हम सब एक साथ देख रहे हैं। सो रिस्क प्रोफाइलिंग क्लाइंट की हमें कब कब करनी चाहिए? इज इट ओनली एट द टाइम ऑफ बिगनिंग, हमें इसे स्टार्टिंग में वन टाइम एक्टिविटी करनी चाहिए और उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए, या हमें वो अपडेट करते जाना चाहिए पीरियोडिकली? पीरियोडिकली अपडेट करने से मतलब है कि विद द चेंज इन द टाइम हमें उसकी रिस्क प्रोफाइल वापस करनी चाहिए, बिकॉज रिस्क प्रोफाइल में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं। सो एक बार देखते हैं कि कैसे चेंजेस आते हैं। लेट्स से जब भी फर्स्ट टाइम हमने क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइलिंग किया था, तब क्लाइंट के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं था और क्लाइंट की मैरिज नहीं हुई थी, क्लाइंट सिंगल पर्सन था, सिंगल इंडिविजुअल था और उसके ऊपर कोई भी पर्सन डिपेंडेंट नहीं था। उस टाइम उसका जो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी था वो काफी हाई था, तो उसने बोला कि आप बिल्कुल रिस्की इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमने उसका लगभग 80% पोर्टफोलियो टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन कुछ टाइम के बाद उसी क्लाइंट का 30 इयर्स की एज में शादी हो गई और शादी के बाद थोड़ा सा और सर्विसेज उसने हमसे परचेस करी। तो पहली वाली सर्विस परचेस करी थी 21 की एज में, और बाकी की जो सर्विसेज परचेस करी वो 30 की एज में परचेस करी। सो 30 की एज में जब उसने परचेस करी, तो क्या सेम रिस्क प्रोफाइलिंग हम लोग यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हों। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है उसकी मैरिज हो गई हो। अगर मैरिज होगी तो उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर कोई डिपेंडेंट होगा तो वो इतनी ज्यादा रिस्क नहीं ले पाएगा। सेकेंडली, जब मैरिज हो जाती है तो आपके ऊपर कुछ फिक्स एक्सपेंडिचर्स भी आ जाते हैं, और फॉर दिस यू विल नीड सम रेगुलर इनकम। तो यहाँ पे शायद हमें डेट इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि हम लोग एक फिक्स इनकम भी जनरेट कर पाए। लेकिन इक्विटी भी जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रोथ भी चाहिए। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो नेसेसरी हो जाएंगे, और आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट दोनों जगह कर सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं इन डिफरेंट एसेट क्लासेस। सो यहाँ पे विथ टाइम आपका रिस्क प्रोफाइल और रिस्क एपेटाइट चेंज होता है। दैट इज वाई हमें रिस्क प्रोफाइलिंग भी अपडेट करना चाहिए periodically. So the correct option would be risk profiling has to be updated periodically. Next question is, bond X with face value of rupees 10 carries a coupon rate of 7%. तो जब कूपन रेट 7% है और उसका फेस वैल्यू 10% है, मतलब 0.7 रुपीज का कूपन ये प्रोवाइड कर रहा है। If the interest rate in the market goes up, what will be the impact on the price of the bond X? So ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको अपन कंसेप्ट वाइज समझते हैं। तो लेट सपोज ये बॉन्ड है और एक हमारा मार्केट है। मार्केट मतलब आप बैंक समझ लो, बैंक के इंटरेस्ट रेट्स, ओवरऑल मार्केट के इंटरेस्ट रेट्स अपार्ट फ्रॉम द बॉन्ड। अब बॉन्ड आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7%, और मार्केट भी आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट दे रहा है 7%। तो आप बॉन्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स से मार्केट के इंटरेस्ट रेट हो गए 8%, तो मार्केट अब आपको ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो अब आप कहाँ इन्वेस्ट करना प्रेफर करोगे? बॉन्ड में या बैंक में? बैंक या बाकी मार्केट आपको 8% का रिटर्न दे रहा है, सो ऑब्वियसली यू विल प्रेफर द बैंक्स ओवर द बॉन्ड। So what will people do? People will start selling this bond and they will start investing in FDs, जहाँ पे उनको 8% का रिटर्न मिल रहा है। तो जब वो ये बॉन्ड को सेल करेंगे, तो इस बॉन्ड का जो मार्केट वैल्यू है इट विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, बिकॉज यहाँ पे लोग सेल कर रहे हैं। सो बिकॉज पीपल आर सेलिंग दिस बॉन्ड, द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड विल स्टार्ट फॉलिंग। सो क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है, सो बॉन्ड का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन दिस। यहीं पे अगर मार्केट का रेट रिड्यूस हो जाता, अगर ये 6% होता, तो ये बॉन्ड बहुत अट्रैक्टिव हो जाता लोगों के लिए, क्योंकि मार्केट में 6% मिल रहा है और ये बॉन्ड आपको 7% दे रहा है।
तो इस बॉन्ड का डिमांड इंक्रीज हो जाता और अल्टीमेटली इसका प्राइस इंक्रीज हो जाता। तो क्योंकि इसका मार्केट रेट इंक्रीज हुआ है, बॉन्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर इन्वर्स होता, मार्केट का इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होता, तो ये बॉन्ड का प्राइस इंक्रीज हो जाता। सो हमेशा ये इन्वर्स रिलेशन रहेगा। सो क्वेश्चन में ये बोला है कि मार्केट का प्राइस या मार्केट का इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया है, इट हैज इंक्रीज्ड, सो बॉन्ड क्या होगा, द बॉन्ड विल डिक्रीज, सो द बॉन्ड शुड गो डाउन, so the price of this bond will go down. The correct option is option A, the price of the bond will go down. Next question is, a financial market can be best described as the infrastructure which is available to conduct the financial transactions, a legal association of market intermediaries for enabling financial transactions, a market which includes both buyers and sellers of financial instruments, an online platform for investors to buy investment products. तो देखा जाए तो ये चारों ही डेफिनेशन सही है, ये चारों ही डेफिनेशन कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल मार्केट को डिस्क्राइब करती है, बट क्वेश्चन में पूछा विच डिस्क्राइब्स इट द बेस्ट। तो जब भी आप फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हो या जब भी आप स्टॉक मार्केट की बात करते हो, व्हाट कम्स टू योर माइंड फर्स्ट? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। हम शेयर्स को खरीदते हैं, शेयर्स को बेचते हैं, या बॉन्ड्स को खरीदते हैं, बॉन्ड्स को सेल करते हैं। So whenever anybody asks you for the best definition for financial market or stock market, so try finding two terminologies, buying और selling, और where we have the buyers and the sellers। तो जहां भी buyers और sellers available है, वो definition आपके लिए best suited definition रहेगी, because it is a platform which helps all the investors to search for the opposite party, to search for the counter party। buyer को seller से मिलवाना और seller को buyer से मिलवाना ही सबसे मेजर रोल है एक फाइनेंशियल मार्केट का। सो ये एक इंटरमीडियरी है, सो इट इज अ मार्केट which includes both buyers and sellers of the financial instruments. So the correct option would be option C, though all the options would be correct, but then the best suited option would be option C. Next question is, Jaya needs rupees 5 lakh for an emergency medical procedure. Which investment is she most likely to tap? तो उनके पास कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके पास शेयर्स हैं हिंडाल्को लिमिटेड के, उनके पास बैंक डिपॉजिट्स हैं, उनके पास गोल्ड ज्वेलरी है, और उनके पास 5 इयर्स बॉन्ड्स ऑफ अ फाइनेंशियल कंपनी है। तो इनमें से ऐसा कौन सा इन्वेस्टमेंट रहेगा जिसे वो बहुत जल्द लिक्विडेट कर सकती हैं और अपने इमरजेंसी फंड के लिए यूज कर सकती हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन इज शेयर्स। क्या हम लोग शेयर्स को तुरंत बेच सकते हैं? हम लोग बिल्कुल शेयर्स को तुरंत बेच सकते हैं, बिकॉज वी हैव वेरी हाई लिक्विडिटी इन दी शेयर्स लाइक हिंडाल्को, विच इज अ वेरी गुड वॉल्यूम शेयर। बट क्या वो शेयर अभी प्रॉफिटेबल है? क्या वो अपने मार्केट प्राइस से ऊपर है, हमने जिस प्राइस पे उसे खरीदा था? ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें देखनी होगी, और ये सारी चीजें देखते हुए इट वुड बी टफ फॉर अस टू डिसाइड कि इज इट द राइट टाइम टू सेल हिंडाल्को। और इमरजेंसी में हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम वेट करें कि हमारे बाइंग प्राइस के ऊपर जाए और फिर हम उसे सेल करें। सो देयर कैन बी मेनी सिचुएशंस वेयर इन वी माइट नॉट बी एबल टू सेल हिंडाल्को बिकॉज इट माइट बी इन अ बिग लॉस। अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं तो डेफिनेटली विल गो विथ हिंडाल्को, बट हमारे पास अभी 3 और ऑप्शन है, तो हम लोग चलते हैं आगे। सेकेंड ऑप्शन इज बैंक डिपॉजिट। अगर आप लोग बैंक डिपॉजिट को एग्जिट कर देते हैं, बैंक डिपॉजिट को सेल कर देते हैं, तो क्या आप लोग फंड अरेंज कर सकते हैं? डेफिनेटली यू कैन अरेंज दी फंड्स। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, गोल्ड ज्वेलरी। सो गोल्ड ज्वेलरी अगर आप सेल कर देते हैं, बिल्कुल आप उससे भी फंड्स अरेंज कर सकते हैं, और ये भी काफी लिक्विड होता है। लेकिन यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आएगी जो हिंडाल्को के शेयर में थी, कि जब आपने गोल्ड ज्वेलरी खरीदी थी उस टाइम के प्राइस से क्या अभी आप प्रॉफिट में हैं? अगर आप प्रॉफिट में नहीं है, सो दिस माइट नॉट बी राइट टाइम टू सेल दी गोल्ड ज्वेलरी। सो जो भी मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, उन सब में आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, अगर वो आपके बाइंग प्राइस से ऊपर है तभी आप उसे सेल करना प्रेफर करोगे, अदरवाइज यू वोंट सेल इट फॉर द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। लास्ट ऑप्शन इज 5 ईयर बॉन्ड्स ऑफ अ फाइनेंस कंपनी। तो क्योंकि ये बॉन्ड 5 इयर्स का है, इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेल इट। बैंक डिपॉजिट में कोई ऐसा टाइम पीरियड मेंशन नहीं है, और यहाँ पे ये भी नहीं लिखा है कि फिक्स डिपॉजिट है। तो क्योंकि यहाँ पे चीजें बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, इसलिए विल चूज द बैंक डिपॉजिट बिकॉज इट इज द इजीएस्ट वे टू फंड द इमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स विथ हाई क्रेडिट रेटिंग। तो ये कौन सी कंडीशन है जो कॉर्पोरेट बॉन्ड विथ हाई क्रेडिट रेटिंग के साथ मैच हो पाएगी? फर्स्ट इज दे हैव हाई कूपन रेट।
तो अगर कोई बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग बहुत हाई है, लेट्स से वो गवर्नमेंट बॉन्ड है, इतना हाई रेटिंग है कि गवर्नमेंट बॉन्ड जितना उसका रेटिंग है, तो क्या हम लोग उसका कूपन रेट हाई रखेंगे? क्या वो कंपनी उसका कूपन रेट हाई रखेगी? बिल्कुल नहीं। कंपनी उन बॉन्ड्स का कूपन रेट हाई रखती है जिनका क्रेडिट रेटिंग काफी लो होता है। तो लो क्रेडिट रेटिंग को कॉम्पनसेट करने के लिए वो लोग आपको हाई कूपन रेट प्रोवाइड करते हैं। सो अगर कंपनी का क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, इफ इट्स हाई, वी विल नॉट प्रोवाइड अ हाई कूपन रेट। Second is have higher face value. So face value has nothing to do with the credit rating. कोई relation नहीं है. So again this would not be a right option. Third is would have low default risk. So definitely अगर credit rating high है इसका मतलब ही ये है कि default risk आपका कम रहेगा. So the correct answer would be the bond would have the low default risk. उसका default risk कम रहेगा. ये तो हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की बात कर रहे थे। अगर यहीं पे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की आप बात करो तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का क्रेडिट रेटिंग हाईएस्ट होता है और उसका डिफॉल्ट रिस्क लोएस्ट होता है। सो इस एग्जांपल से आप लोग इजीली समझ सकते हो कि जिस भी बॉन्ड का क्रेडिट रेटिंग जितना हाई होगा उसका डिफॉल्ट रिस्क उतना कम हो जाएगा। सो क्रेडिट रेटिंग दिया ही डिफॉल्ट रिस्क को दिया जाता है। तो अगर डिफॉल्ट रिस्क हाई होगा तो क्रेडिट रेटिंग कम दिया जाएगा, अगर डिफॉल्ट रिस्क लो होगा तो क्रेडिट रेटिंग हाई दिया जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, have lower default risk. Next question is, what is the risk called which involves a change of loss or no loss but never a gain? तो यहाँ पे लॉस हो सकता है बट गेन कभी भी नहीं होगा। इस टाइप के रिस्क को हम लोग क्या बोलते हैं? अनडिजायरेबल रिस्क, कंप्लीट रिस्क, अनइंश्योरेबल रिस्क और प्योर रिस्क। सो इस टाइप के रिस्क को हम लोग बोलते हैं प्योर रिस्क। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है टर्म इंश्योरेंस। तो जब भी आप लोग लेट्स से लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं विथ द फैसिलिटी ऑफ टर्म इंश्योरेंस ओनली, आप उसमें कुछ भी मनी बैक पॉलिसी नहीं करा रहे हैं या आप उसमें कुछ भी सर्वाइवल बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, आप सिर्फ वहां पे टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ टर्म इंश्योरेंस कर रहे हैं तो वो एक प्योर रिस्क प्रोडक्ट है जहां पे सिर्फ डेथ कवर मिलता है। तो सिर्फ डेथ कवर वुड बी इन्वॉल्व और सिर्फ डेथ होने पे ही फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस का कवर मिलेगा, अदरवाइज उसका जो सब इंश्योर्ड है वो आपको नहीं मिलेगा। मेच्योरिटी के बाद वो नलीफाई हो जाता है, मेच्योरिटी हो जाती है तो उसके बाद कुछ भी अमाउंट आपको नहीं मिलता है। ये होता है टर्म इंश्योरेंस। सो टर्म इंश्योरेंस इज अ प्योर रिस्क प्रोडक्ट और उस प्योर रिस्क प्रोडक्ट में जो भी लॉस हो वो हमारा प्रीमियम का लॉस होता है, लेकिन वहां पे गेन का हमारा कोई भी मोटिव नहीं होता है। सो अगर किसी पर्सन ने अपना लाइफ इंश्योरेंस कराया, सो उसकी फैमिली को 1 करोड़ रुपीज मिल जाए, तो 1 करोड़ उसकी लाइफ की वैल्यू है। वहां पे वो गेन नहीं दे रहा है कि उसके जाने के बाद उसकी फैमिली को कुछ प्रॉफिट हो जाए, उसका रिप्लेसमेंट है वो। सो वो पर्सन अपनी लाइफ में जितना मनी अर्न कर सकता था उसका रिप्लेसमेंट वो इंश्योरेंस के थ्रू करा रहा है। इट्स नॉट अ गेन, इट्स नेवर अ गेन। लास्ट इज इन विच ऑफ दीज कैन एन इन्वेस्टर डू सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शंस? तो इनमें से किसमें हम लोग सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट्स। क्या फिक्स डिपॉजिट में हम लोग सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। फिक्स डिपॉजिट में हम सब लमसम कर सकते हैं। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शंस करने हैं तो हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है बाय द नेम रिकरिंग डिपॉजिट। आरडी के नाम से हम इसको जानते हैं। तो अगर आप आरडी में इन्वेस्ट करते हैं विच इज रिकरिंग डिपॉजिट, वो एक सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन है। तो अगर यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट की जगह रिकरिंग डिपॉजिट लिखा होता तो हम लोग उस फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करते, बट फिक्स डिपॉजिट इज ऑलवेज लंप सम। सेकेंड इज इक्विटीज। क्या आप इक्विटी में सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? तो नहीं, इक्विटी में भी हम लोग डायरेक्टली सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एवरी टाइम शेयर प्राइस भी बदलता है। मैंने अगर सोचा कि मैं हर महीने 5,000 इन्वेस्ट करूंगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एवरी मंथ द शेयर प्राइसेस वुड चेंज। थर्ड इज डिबेंचर। तो डिबेंचर में भी वी कैन नॉट डू सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन। लास्ट ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स। सो यस, म्यूचुअल फंड्स में हम लोग सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जो आपने एसआईपीस के नाम सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स में हम लोग एसआईपी करते हैं, इट इज नथिंग एल्स बट अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ये जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है म्यूचुअल फंड में, उसी की ये लोग बात कर रहे हैं कि क्या हम लोग सिस्टमैटिकली इसमें ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। सो एसआईपी में हम लोग एक फिक्स अमाउंट एवरी मंथ इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमारा अमाउंट फिक्स रहता है। लेट्स से मैं 5,000 रुपीज एवरी मंथ इन्वेस्ट करता हूँ तो 5,000 ही रहेगा। शेयर प्राइसेस बढ़ जाए, शेयर प्राइसेस कम हो जाए, मेरे अकाउंट से हर महीने 5,000 ही डिडक्ट होगा और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स में 5,000 के यूनिट्स ही परचेज होंगे। सो इट विल नॉट डिपेंड अपॉन द मार्केट।
हाँ, मार्केट पे ये डिपेंड होगा कि अगर मार्केट ओवर वैल्यूड है तो मेरे कम यूनिट्स मेरे पास आएंगे 5000 में, और अगर मार्केट अंडर वैल्यूड है तो 5000 में ही ज्यादा यूनिट्स आ जाएंगे। बट मेरे अकाउंट से डिडक्ट सिर्फ 5000 होगा और इन्वेस्ट भी सिर्फ 5000 होगा। तो यहाँ पे सिस्टमैटिकली इक्वल अमाउंट एवरी मंथ इन्वेस्ट होता है, दैट इज सिस्टमैटिक ट्रांजेक्शन, जिसे हम एसआईपी के नाम से जानते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और ये पॉसिबल है ओनली इन म्यूचुअल फंड्स। So that is it from this video. We'll continue this series of questions in the forthcoming videos as well. तो यहाँ पे और भी बहुत सारे videos आपको देखने को मिलेंगे. So we'll try कि every week we launch one video wherein you get different set of questions with complete description of all the answers. आपको इनमें कोई भी query हो या आपका कुछ add-on description हो, please feel free to comment below, and you can also let us know on 8889302230. अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपने देखा है जिसका आंसर आपको नहीं समझ में आ रहा है, इवन इफ इट इज अ केस स्टडी और इफ इट इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, आप हमें पोस्ट करो 8889302230 पे, एंड we'll try to include that question as well in our forthcoming videos. If you want your name to be displayed along with the question, please let us know. हम उस क्वेश्चन के आगे आपका नाम भी डिस्प्ले करेंगे कि इस पर्सन का ये क्वेश्चन है। आप अपना क्वेश्चन भी बता दीजिए, आप अपने ऑप्शंस भी बता दीजिए, एंड देन वील सॉल्व द क्वेश्चन एंड वील लेट यू नो विद द करेक्ट आंसर एंड विद द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द आंसर अलोंग विद योर नेम कि दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन. So looking forward for more such questions from your side. So now it's time to talk about the two surprises that we discussed in the beginning of the video. So people, now I will help you with a way wherein you can download all the question papers free of cost from our website. तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा www.nisminstitute.com. इस वेबसाइट पे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. यू कैन इवन डाउनलोड अवर एप्लीकेशन, आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी मिल जाएगा यहाँ से. आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड देन यू कैन डाउनलोड दी एप्लीकेशन फ्रॉम हियर. सो दिस इज द एप्लीकेशन एडुफिनेको. आपको यहाँ से इंस्टॉल करनी होगी एप्लीकेशन. इंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल पे इसे एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन एक्सेस ऑल द कंटेंट्स, दैट इज वीडियोस, क्वेश्चन बैंक्स, एवरीथिंग फ्रॉम दिस एप्लीकेशन. कमिंग बैक टू द वेबसाइट अगेन, आपको वेबसाइट पे लॉगिन फ्रॉम पीसी पे क्लिक करना है टू गो टू द वेब एप्लीकेशन. वंस यू लैंड अपॉन दिस पेज, आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन कोड और मोबाइल नंबर डालना होगा. So organization code that you have to use is USPWU. So आप सभी को यही ऑर्गेनाइजेशन कोड एंटर करना है. जैसे आप एंटर करोगे यहाँ पे एक ग्रीन टिक बना हुआ आ जाएगा, मतलब आपने ऑर्गेनाइजेशन कोड सही एंटर किया है. यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है. मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यू विल गेट एन ऑप्शन टू प्रोसीड सिक्योरली. इट विल नाउ आस्क यू टू एंटर द ओटीपी. वो ओटीपी आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा. एंटर द ओटीपी एंड क्लिक ऑन वेरीफाई ओटीपी. Now once you log in, you will land up onto this page जहाँ पे आपको बैचेस वाला ऑप्शन ओपन दिखेगा. आपको जाना है स्टोर पे. Once you click on store tab, आपको सारे कोर्सेज यहाँ पे दिख जाएंगे. The complete stock market course, NISM 10A, NISM 15, NISM 8. Then we have NISM 10B, NISM 10A 10B combo. We have fundamental analysis, technical analysis and stock market basics and derivatives. तो ये सब अलग अलग कोर्सेज आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे. Let's move on to NISM 10A 10B combo. When you enter into this course, आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, overview and content. We need to click on content. Content में आपको NISM 10A और NISM 10B दोनों के different contents मिल जाएंगे. हम लोग NISM 10A के फोल्डर में एंटर करेंगे. There you will find again NISM 10A videos and NISM 10A question bank. आपको अगर NISM 10A की वर्कबुक डाउनलोड करनी है, वो आप लोग यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. सो आई हैव नॉट परचेस्ड दिस कोर्स फ्रॉम दिस प्रोफाइल. सो ये आपको भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेगा, दो यू हैव नॉट परचेस्ड इट. आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पूरा वर्कबुक ओपन हो जाएगा एंड यू कैन एक्सेस द कंप्लीट वर्कबुक जो NISM 10A की है फ्रॉम हियर. So this is the latest version of NISM 10A workbook. You can access the complete workbook जिसमें आपको पूरे टोटल 20 चैप्टर्स यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे. Coming back to the application, you can also access the video lectures. वीडियो लेक्चर्स में सारे मॉड्यूल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. मॉड्यूल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. मॉड्यूल 1 के अंदर सारे चैप्टर्स फ्री है. सो देयर आर 4 चैप्टर्स इन मॉड्यूल 1. सो ये चारों चैप्टर्स आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल
हो जाएंगे। यू कैन एक्सेस एनी वीडियो लेक्चर। आपको जो भी वीडियो लेक्चर प्ले करना है, यू विल हैव टू क्लिक ऑन द वीडियो एंड द वीडियो विल गेट ओपन। You can click on full screen to enter into the full screen window. Now to open the question bank, you will have to access this folder जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो दिस इज सेट 1, सेट 2, सेट 3, ये सारे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। सो बाय क्लिकिंग ऑन सेट 1 यू विल डायरेक्टली लैंड अप टू दी सेट 1 पेपर, जहाँ पे आपको टोटल 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अभी हमने साथ में सॉल्व किए हैं। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं विच वी हैव सॉल्व्ड recently in the video. Similarly, you will have set 2, set 3 and all the different sets which are there. You can access all these questions from here. So people, this course contains overall 120 videos, more than 40 hours of video lectures इसमें available है. Many frequently asked questions are there and SM10 10 भी दोनों में. And this complete course is worth rupees 18,000, wherein you will get a discount of 12,000 and you will only have to pay rupees 6,000. Now I will help you with an idea wherein you will not have to pay even the 6,000 and you can get the course. So we have a buy now, pay later facility as well. First you will have to select your state, then click on buy now button. In this buy now button, it will give you many different payment options. तो यहाँ पे आपको बहुत सारे payment options हो जाएंगे। आप यहाँ पे credit card, debit card के through pay कर सकते हैं, आप यहाँ पे wallet के through pay कर सकते हैं। You can even pay using the UPI QR code, net banking, wallet, EMI options, everything is available here. आपको अगर buy now pay later facility avail करनी है, you will have to click on EMI. EMI पे क्लिक करते से आपको ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख जाएंगे। इन ऑप्शंस में से आपको जाना है वॉलेट 369 पे। इन दिस ऑप्शन आपको जो टोटल अमाउंट है वो 6,000 है जो आपको पे करना है, बट देन यू कैन पे दिस विद अ नो कॉस्ट ईएमआई फॉर 3 मंथ, 6 मंथ एंड 9 मंथ। तो अगर आप इसे 6 मंथ की ईएमआई में भी डिवाइड करते हैं, सो दिस 6,000 रुपीज विल बी डिवाइडेड इन 6 मंथ और आपको एवरी मंथ से 1,000 रुपीज पे यहाँ पे करना पड़ेगा। सो टू अवेल दिस फैसिलिटी यू विल हैव टू क्लिक ऑन गेट ओटीपी। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी के बाद आपको यहाँ पे एंटर करना होगा आपका आधार कार्ड नंबर एंड पैन नंबर। After you complete the process, this is a very simple process that you will have to go through. उसके बाद you will have to pay first EMI upfront. तो आपको 1,000 रुपीज अभी पे करने होंगे, बाकी के 5,000 आपको 5 डिफरेंट मंथ्स में पे करना है। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, सो 1 ईयर तक आप इसको अवेल कर सकते हैं एंड यू विल हैव टू पे द EMI 1,000 every month till 6th month. So I hope you enjoyed this video. We'll be coming up with more such videos. आपको बहुत सारे ऐसे questions हम लोग साथ में solve करेंगे and I'll try to explain the logics behind the questions that are asked in the NISM exam so that आप exam बहुत easily clear कर सके और जल्दी से जल्दी आप ये certifications achieve कर लें। Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe. Stay tuned for the next video.